नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ, जो कि पिछले 5 सालों में आए हुए प्रश्नों को विशेष रूप से मैं डील करूंगी। जैसे कि ये अनसॉल्व पेपर है, ये इसमें आपके जो ये पार्ट 1 के जितने भी विषय आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। ये बाजार में उपलब्ध है, आप इसको ले सकते हैं। और कोई भी जब टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पहले आप जो है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस को देख लें तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कई बार जो इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं वो हिंदी में 2-3 तरह से बोलते हैं। जैसे इंडिफरेंस कर्व है तो उसको तटस्थता वक्र, अनधिमान वक्र या उदासीनता वक्र बोलते हैं। तो इसलिए आपको इंग्लिश वर्जन में से अगर आप देख लेंगे कि इंडिफरेंस कर्व दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इंडिफरेंस कर्व ही पूछा जा रहा है। हो सकता है आपने किसी बुक में तटस्थता वक्र पढ़ा है, किसी बुक में अनधिमान वक्र पढ़ा है। तो इसीलिए आपको इकोनॉमिक्स में एक काम करना होता है कि इंग्लिश के जो टर्म्स हैं उनको जानना जरूरी होता है। तो आपको मैंने ये बोला था कि आप पहले सबसे सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। उसके लिए मैंने आपका अलग से वीडियो भी बनाया है और एक वीडियो इस पर भी बनाया है कि बीए पार्ट 1 में किन किन पेपर्स को और क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। तो सिलेबस डाउनलोड करके आप अपनी नोटबुक में पहले लिख लीजिए, तो आपको उससे संबंधित प्रश्न बनाने में आसानी होगी। तो अभी मेरे सामने ये 2016 का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है। अभी मैं लेटेस्ट भी डिस्कस करूंगी। कंपलसरी ये जो पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र में कंपलसरी, मैंने आपको बताया था कि इसमें 20 शब्द के 10 क्वेश्चंस आते हैं जो कंपलसरी होते हैं। और उसके बाद ये यूनिट 2 में भी 50 शब्द के आपके 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस 4 नंबर के आते हैं। ठीक है, और 1 2 3 4 5 ठीक है, 5 क्वेश्चंस 4 नंबर के आते हैं और 3 क्वेश्चंस 20 नंबर के आते हैं। तो जैसे पार्ट ए है कंपलसरी, उसमें देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप इसको कॉपी में अपने नोट भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग या निम्नलिखित को समझाइए। आइसोकॉन्ट या समोत्पत्ति वक्र, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, ये सारे 20 शब्द के आंसर्स हैं। एंजल वक्र, डिमांड फंक्शन या मांग फलन, एक्सपेंशन पाथ या विस्तार पथ, ओलिगोपोली या अल्पाधिकार, विभेदात्मक एकाधिकार, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, स्कार्सिटी रेंट या दुर्लभता लगान, नेट प्रेजेंट वैल्यू या विशुद्ध वर्तमान मूल्य या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रतिफल की आंतरिक दर। तो जो आपका सिलेबस है उसके परे नहीं आता है प्रश्न। ये इन पे मैं वीडियोस में बना चुकी हूँ। अर्थशास्त्र, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे दिया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो जो मेरा एक वीडियो है जिसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा और उसका विषय क्षेत्र मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैंने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया है कि अर्थशास्त्र स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट के रूप में क्या है, इसमें विषय वस्तु क्या क्या होती है। फिर उसके बाद समोत्पत्ति वक्र, जब मैंने आपको पहले भी बताया है कि सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो जब भी आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड समोत्पत्ति वक्र, जैसे इंडिफरेंस वक्र आपने पढ़ लिया तो उसमें एक्स और वाई अक्ष पे जैसे हमने वस्तु एक्स और वस्तु वाई रख दी है तो वहां पर श्रम और पूंजी, तो जैसे हम कहते हैं तटस्थता वक्र 2 वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताने वाला वक्र होता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो समोत्पत्ति वक्र आगे उसी तरह से निकलेगा कि 2 साधनों के ऐसे संयोगों को बताने वाला वक्र जिससे उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। तो उसका शेप भी अनधिमान वक्र की तरह होता है। और जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो
20 शब्द का आंसर आप लिख रहे हैं तो जहां जहां भी आपको डायग्राम बना सकते हैं उसको जरूर बना दीजिए। और आंसर को जैसे आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, कॉपी पे आपने लिखा तो लेटरल इस तरह से कॉपी होती है, यहाँ पे लिख के यहाँ पर आप छोटा सा डायग्राम बना दीजिए या पहले बना दीजिए। नीचे अलग से स्पेस मत लीजिए, रखिए, क्योंकि आपकी जो आंसर बुक मिलती है वो उसमें लिमिटेड पेजेस होते हैं। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप अपने आंसर लिखिए तो उसी के साथ ही साइड में छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं उसके, तो आपकी स्पेस बच जाएगी उससे। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर उसके बाद ये जो 2 नंबर के जो 10 क्वेश्चंस आते हैं उसमें किसी भी तरह की चॉइस नहीं होती है। चॉइस सारे पेपर जो आप पढ़ोगे उसमें यही पैटर्न है, 2 नंबर, 4 नंबर और उसके जो है 20 नंबर के प्रश्न। तो इसमें चॉइस नहीं होती है, इसलिए आप ये सोचने की कोशिश मत कीजिए कि जो इम्पोर्टेंट है उसको हम पढ़ लें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका सिलेबस दिया है उसमें जैसे यूनिट 1 में जो क्वेश्चन है उसमें क्या है क्या है क्या है करते हुए तो क्या है वाला क्वेश्चन समुत्पाद, ये क्या से ही आ रहा है, समष्टि रसायन क्या है, समुत्पाद वक्र क्या है, एंजल वक्र क्या है, गणनावाची उपयोगिता क्या है, तो क्या है से रिलेटेड प्रश्न आप खुद बना के उसको तैयारी कर सकते हैं। जितना सिलेबस में है आपको 20-20 शब्द लिखने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले आप अपना सिलेबस उठाइए, 20-20 शब्द के क्वेश्चंस बनाते हुए, फ्रेम करते हुए खुद चले जाइए। कुछ मैं बनवा भी देती हूँ, आपको क्लास में लिखवा देती हूँ। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये इससे जो है आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि जो है क्वेश्चन पूरे आपके बन जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 4 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं, स्लट्सकी द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता संतुलन को समझाइए। इसमें थोड़ी सी चॉइस मिल जाती है आपको। दूसरा है उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को बताइए। सारा ही सिलेबस बेस्ड है, कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं है। आपका सिलेबस बहुत छोटा सा है, इसमें खुद आंसर्स जो है लिमिटेड शब्द में देते हुए अपनी कॉपी में पहले ही आप अगर आंसर बैंक एक तैयार कर लेंगे तो आपको एग्जाम में पूरी तैयारी के साथ जाएंगे आप फिर। तो इसके बाद पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा को समझाइए। लागत की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। लागत वक्रों पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो आपके ग्रुप में भी मैंने शेयर किया है। तो लागत वक्रों की अवधारणा में बहुत ध्यान से आपको चित्र बनाते समय किस वक्र का आकार कैसा है, इन्वर्टेड यू है मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। वक्रों के आकार किस तरह से होते हैं, धनात्मक ढाल, ऋणात्मक ढाल, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कर्व या इस तरह से। तो जो भी सबसे पहले तो आप वक्र जब भी बनाएंगे तो ये लिखना होगा आंसर देते हुए कि एक्स अक्ष पे क्या है, वाई अक्ष पर क्या दिया हुआ है। क्योंकि जैसे इंडिफरेंस कर्व हम बनाते हैं, एक्स अक्ष पे वस्तु एक्स वस्तु वाई लिखते हैं, उसकी जगह हमने मांग की मात्रा और कीमत लिख दी वाई अक्ष पे, तो वो क्या बन जाएगा, मांग वक्र बन जाएगा। तो उसका मीनिंग, और उसी जगह एक्स अक्ष पे हमने श्रम लिख दिया, वाई अक्ष पे पूंजी लिख दिया, तो वो समोत्पाद वक्र बन जाएगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जब कोई भी वक्र बना रहे हैं तो उसको बनाते समय सबसे पहले हम ये देखें कि एक्स और वाई अक्ष पे हमने कौन से जो है वेरिएबल्स लिए हैं। तो उससे आपका जो वक्रों का जो मीनिंग है वो प्रॉपर हो पाएगी। और कहीं भी जहां भी चित्र की संभावना है, डायग्राम की संभावना है, ग्राफ्स की संभावना है, चार्ट की संभावना है, या जो जिस भी तरीके से आप उसको चार्ट वगैरह से दिखा सकते हैं, तो उसको जरूर आप अपने आंसर्स में लिखिए, तो आपका आंसर ज्यादा सपोर्टिंग होगा, सुंदर होगा, ठीक है। तो उसमें मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। फिर उसके बाद एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को समझाइए। बाजार और फर्म के संतुलन पे भी मैं, क्योंकि वीडियोस बहुत सारे बना चुकी हूँ, तो आपको उसकी लिंक या मेरे चैनल को या आप ब्राउज करोगे तो मिल जाएगा। तो एक बाजार में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता, उसके क्या क्राइटेरिया है, पूरा एक बहुत अच्छे से चार्ट के द्वारा मैंने बताया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो वो चीज आप जरूर देख लीजिएगा घर जाके, और उससे एक चार्ट को जब आप कर लोगे तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता क्या है, एकाधिकार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। तो उसका जो है क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पे हम बाजार का विभाजन करते हैं। तो अब जो है क्योंकि परीक्षा के लिए समय कम रह गया है, तो क्लासरूम में सारे जो है चैप्टर्स को डिस्क्राइब करना संभव नहीं है। मैं आपको
ये एक तरह से रिवीजन करा रही हूँ, क्योंकि मैं ये आई सपोज कि आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे और अपनी तैयारी भी की होगी, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं वो मुझसे आप फिर से पूछ लीजिए, क्लास में हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी ये आपका काम ये है कि अब इससे क्वेश्चन बनाते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और अपनी कॉपी में नोट करते हुए जाइए और डायग्राम्स वगैरह प्रॉपरली बना लीजिए। फिर एकाधिकार को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है समझाइए। साधन कीमत निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत को समझाइए। तो मांग और पूर्ति के आधार पे होता है। फिर आभास लगान को समझाइए, ये भी मैं बता चुकी हूँ। सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण के तत्व क्या है, सामाजिक कल्याण फलन की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पैरेटो का, सैमुअल्सन का, पिगू का, ये सब सिद्धांत मैं आपको क्लासरूम में भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि उसका वीडियो नहीं बनाया है। तो उसके पहले के जितने सिद्धांत है वो उसको आप पकड़ मजबूत कर लीजिए। तो उसके बाद जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो वेलफेयर वाला भी मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में वाला पूरा करा दूंगी, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने बहुत एक्सटेंसिवली वीडियो में डील किया हुआ है। तटस्थता वक्र को परिभाषित कीजिए। तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए, जो मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है। उत्पादन की, इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें चॉइस में आया हुआ है, उत्पादन की 3 अवस्थाओं को समझाइए। इनमें से कौन सी अवस्था विवेकशील है और क्यों, ये भी मैंने वीडियो बनाया है, इसका आप देख सकते हैं उसको। एकाधिकार में फर्म के अल्पकालीन और दीर्घकालीन साम्य की विवेचना कीजिए। ब्याज के तरलता पसंदगी, ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया है, 400 शब्द। अब 400 वर्ड आप अगर गिनोगे तो आपका इतनी बड़ी कॉपी में मेरे ख्याल से 2 पेजेस में आ जाएगा। कुछ 1 2 3 करके गिन लेना, आप कौन सी साइज की कॉपी यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है ये। तो 400 वर्ड बहुत कम होता है, और एक आंसर को 400 वर्ड में समेटने का मतलब है कि आप उसको बहुत ही काम की बात खाली लिख रहे हो, और छोटे आंसर देने के लिए आप जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है तो उसको एक शब्द में समेट सकते हो, उसको लिख सकते हो जैसे, ठीक है। तो आपके 2 शब्द का बचत, इसमें इकोनॉमी बरतनी है हमें शब्दों की। तो बहुत लंबे लंबे चैप्टर दिए हुए हैं, उसको 400 शब्द में समेटना है आपको, 400 वर्ड्स में खाली। तो आपको इसके लिए क्या जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए। तो ये इसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पैरेटो द्वारा निर्धारक तत्व को बताइए। पैरेटो का कल्याणकारी अर्थशास्त्र, तो ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जो कि 2016 का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको डिस्कस किया। आप अनसॉर्ट पेपर लेके देख सकते हैं, सारे ही जितने भी आप विषय पढ़ रहे हैं सभी में यही पैटर्न है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको आपके सिलेबस, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस से लिखवाती हूँ। फर्स्ट यूनिट से लेके आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। यूनिट 1 में अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र को समझाइए। अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र को समझाइए। रॉबिन्स की दूसरा प्रश्न, रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? अब मैं बार बार क्या है लिखवाऊंगी, तो इससे अच्छा है आप लिख लीजिए निम्नलिखित को समझाइए, ठीक है। तो उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन छोटे, ये घर जाकर आप जरूर अपने नोटबुक में लिखिएगा। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, पहला अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, आगमन तथा निगमन रीति, कीमत संयंत्र, मांग,
चुनाव एक आर्थिक समस्या के रूप में, चुनाव एक आर्थिक समस्या के रूप में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, टिप्पणी लिखिए। ये 50 शब्द का प्रश्न है। गणनावाची उपयोगिता, क्रमवाची उपयोगिता, सब ये क्या है वाले क्वेश्चन है 2 नंबर के, ठीक है। उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र को मैंने बताया आपको, ये इंडिफरेंस कर्व जिसको तटस्थता वक्र, अनधिमान वक्र या समउपयोगिता वक्र भी कहते हैं, इंग्लिश में केवल इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो एक जगह उदासीनता लिखा रहेगा, एक जगह अनधिमान लिखा रहेगा, एक जगह तटस्थता लिखा रहेगा, तो अब उसका मीनिंग हर जगह सेम है। तो उसके बाद तटस्थता वक्र की क्या विशेषताएं हैं, उदासीनता वक्र क्या है ये अलग प्रश्न है, उदासीनता वक्र की क्या विशेषताएं हैं ये अलग प्रश्न है। विशेषताओं में जैसे कि वो मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है, काट नहीं सकता, ऋणात्मक ढाल वाला होता है, तो उसमें 50 शब्द का क्वेश्चन आएगा। ये तटस्थता वक्र की विशेषताएं, इसमें भी उसके जो है डायग्राम्स बनेंगे। तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए। कीमत रेखा क्या होती है, तटस्थता मानचित्र या अनधिमान मानचित्र, इंडिफरेंस मैप क्या है, तटस्थता वक्र की मान्यताएं क्या हैं, गिफिन वस्तु किसे कहते हैं, हीन वस्तु या इंफीरियर, गिफिन कमोडिटी को गिफिन ही है, हीन वस्तु को परिभाषित कीजिए, या हीन वस्तु क्या है, इंफीरियर कमोडिटी, इंफीरियर गुड या इंफीरियर कमोडिटी क्या है। मैंने बहुत ही डिटेल में आपका वीडियो बनाया हुआ है मांग की लोच पर। तो मांग की लोच किसे कहते हैं ये सब आप लोग देख के, आप क्लास में मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करा के डिस्कस करूंगी। बाकी डिटेल में आप अपने बुक में पढ़िए और वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में ये बनाया हुआ है। तो मांग की लोच किसे कहते हैं, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच क्या है। उपभोक्ता की बचत को समझाइए। एंजल वक्र क्या है, अब यूनिट 1 में नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये तो उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित थे ये प्रश्न, और इसमें 400 शब्द में पूरा ही अनधिमान वक्र विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण आ सकता है कि तटस्थता वक्र क्या है, इन्हीं को जोड़ के आप बना सकते हैं। तटस्थता वक्र क्या है, उससे उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए, पूरा जो है 400 शब्द का, उसके जो तब उसमें पूरा 400 वर्ड्स में आता है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो पूरा उसमें डिटेल में लिखना है। उपभोक्ता वक्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके जो है मान्यताएं क्या है,
उससे उपभोक्ता के व्यवहार को किस तरह से विश्लेषित किया जाता है, उसमें कीमत रेखा वगैरह सारी चीजें 400 शब्द में फिर आ जाएंगी। तो आप को इस तरह से तैयारी करनी है कि आप हर तरह से जिस भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए उसको आप कर सकें। और फर्स्ट यूनिट में फिर आ जाता है आपका उत्पादन और लागत का सिद्धांत। तो उत्पादन और लागत के सिद्धांत में आपका आता है समुत्पत्ति वक्र या आइसोपॉन्ड्स, आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसोपॉन्ड्स या समोत्पाद वक्र भी जिसको कहते हैं समुत्पत्ति वक्र। लिखिए समुत्पत्ति वक्र क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को समझाइए। ये 400 वर्ड्स में आता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को समझाइए। ये 400 वर्ड्स का क्वेश्चन है। इसको भी मैं बता चुकी हूँ आपके वीडियोस में, क्योंकि हम काफी दिनों से वीडियोस बना रहे हैं, तो ये सब डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। उसको आप देखिए और उसको जो है किताब से पढ़िए। जो चीजें नहीं समझ में आएंगी, ये सारी चीजें मैं आपकी क्लास आपके साथ होती है, मैं क्लास में हर चीज डिटेल में आपको उसकी मान्यताएं और आलोचना वगैरह तो आप पढ़ सकते हो। डायग्राम को मैं फिर से क्लास में पूरा बताऊंगी एक एक चीज का, ठीक है। पैमाने के प्रतिफल, ये भी 400 शब्द में प्रश्न आता है। पैमाने के प्रतिफल के नियमों को समझाइए। यहां पर पैमाने की मितव्ययिताएं, पैमाने की मितव्ययिताएं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसे कहते हैं? फिर इकाई 2 में है लागत की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। या तो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा पूरे में, फुल क्वेश्चन, लागत की विभिन्न अवधारणाओं को तथा उनमें परस्पर संबंध को समझाइए। या आपके 2-2 नंबर में आ जाएगा निम्नलिखित अवधारणाओं को समझाइए। कुल लागत या टोटल कॉस्ट टीसी, निम्नलिखित अवधारणाओं को समझाइए। टीसी या कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत, और कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील, कुल स्थिर लागत को लिख लीजिए TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और कुल परिवर्तनशील लागत TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। औसत स्थिर लागत AFC। फिर AVC, औसत परिवर्तनशील लागत। तो ये लागत वक्रों पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और इन लागत वक्रों को बनाते समय इनके शेप को मैं फिर दूसरे क्लास में आपको लागत वक्रों पे बहुत अच्छे से डायग्राम में सारे एक बार पूरा अच्छे से डील करूंगी। तो इन लागत वक्रों का जो वीडियो देखेंगे, आप बुक में पढ़ेंगे, तो आप लागत वक्रों का जो शेप है किस तरह से आ रहा है, मैंने एक वीडियो में सारा वक्रों के आकार के बारे में बताया है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयताकार अतिपरवलय क्या होता है, यू शेप का वक्र क्या होता है, इन्वर्टेड यू या उल्टे यू आकार का वक्र क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से लिखनी। जब भी आप वक्र बनाएं तो उसमें बहुत माइन्यूट चीजों का ध्यान रखना है कि कितनी दूरी पे किसको, जहां पे जैसे जब आप औसत परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे कि जहां पर टीपी मैक्सिमम है, वहां मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो 0 होता है, तो उस जगह के नीचे ही आपको बनाना होता है। डायग्राम पहले भी आपने पढ़ा होगा 12th में। तो ये जो है इस बहुत छोटी छोटी बातों का डायग्राम बनाते समय, जब बुक्स एक तो स्टैंडर्ड किताबों का यूज करिए जिसमें कि अच्छे डायग्राम्स दिए हुए हैं। उसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप HL आहूजा की उच्चतर आर्थिक सिद्धांत मेरे पास है, मैं उससे बनवा भी दूंगी आपको, और मैंने जितने वीडियो बनाए हैं उसका ही यूज किया है।
तो वो किताब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, उच्चतर आर्थिक सिद्धांत। तो ये जो है फिर इसके बाद विस्तार पथ, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पेपर डील किया उसमें भी आया था ये विस्तार पथ। फिर फर्म के संतुलन को समझाइए, फर्म के संतुलन को समझाइए, यूनिट 2 का क्वेश्चन है, यूनिट 2 का क्वेश्चन है, फर्म के संतुलन को समझाइए। फिर यूनिट 2 में ही बाजार के रूप आ जाते हैं, और इसमें क्या है, क्या जो शॉर्ट आंसर में यही सब आ जाते हैं जिसको मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता है ना, ये सिलेबस से ही आप पूरा डायरेक्टली लिख लेना, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा मैं पढ़ देती हूँ सिलेबस। पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार विभेद, खुद अब तो क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग। एकाधिकारात्मक शक्तियों का माप कैसे करते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, द्विधिकार, द्विधिकार यानी डुओपोली, अल्पाधिकार, एकाधिकार में कीमत विभेद, एकाधिकारी शक्ति का माप, एकाधिकारी नियंत्रण, जो सिलेबस है उससे पूरा जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फिर साधन कीमतों में वितरण का सीमांत, उत्पादकता का सिद्धांत, ये फुल आंसर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है। साधन कीमत निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत, जैसा कि मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ रही थी तो आपने देखा था इस पे प्रश्न पूछा गया था। मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत, मजदूरी और सामूहिक सौदेबाजी, और मजदूरी विभेद, वेज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इकाई 3 में है दुर्लभता लगान, विभेदित लगान, आवास लगान नहीं है, ये आवास लिखा है आपने, आभास लगान, क्वॉसिरेंट, आभास क्वॉसिरेंट, ब्याज में कीन्स का और क्लासिकल सिद्धांत, लाभ में अभिनव परिवर्तन, जोखिम और अनिश्चितता के सिद्धांत। तो ये सब सिद्धांतों पे क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिए, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। विनियोग विश्लेषण लगान के सिद्धांत, रिकॉर्डों का है और आधुनिक सिद्धांत है लगान का, तो इसमें अलग से उसी में दुर्लभता लगान वगैरह के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ब्याज का आपको कीन्स का प्रतिष्ठित सिद्धांत, ब्याज का 9% सिद्धांत और कीन्स का सिद्धांत, ये इस पे आ जाते हैं। फिर लाभ का भी नवप्रवर्तन का सिद्धांत है, अनिश्चितता का सिद्धांत, जोखिम का सिद्धांत, ये सब चीजें हैं। फिर पे बैक, पे बैंक नहीं है, छोटी छोटी चीजों पे आप एक बिंदी लगा देते हो तो पूरा मतलब जो है बदल जाता है, ये पे बैक है, ठीक है, पे बैंक नहीं है। पे बैक वार्षिक औसत प्रतिफल की दर, विशुद्ध वर्तमान मूल्य, आंतरिक प्रतिफल की दर का सिद्धांत, कीमत परिवर्तन, जोखिम और अनिश्चितता, सामाजिक लागत लाभ के सिद्धांत के तत्व। फिर ठीक है, तो ये इसमें से प्रश्न आप खुद बना सकते हो। फिर कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, कल्याण को नापने की समस्याएं क्या आती हैं, कल्याणकारी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, परेटो का सिद्धांत क्या है, सामाजिक कल्याण फलन ये सैमुअल्सन ने दिया है वो क्या है, क्षतिपूरक सिद्धांत काल्डोर और हिक्स का क्या है। तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट, मैं ये सारे टॉपिक्स को अलग से डील करूंगी और साथ के साथ वीडियो भी बनाती जाऊंगी जिसको आप रिवीजन के लिए यूज कर सकोगे। तो आज के लिए ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।